Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is protein synthesis inhibitor. तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के अंदर हम इसको दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देते हैं और कुछ 30 पे। तो 30s और 50s के बेस पर हम इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। जो 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है उसको मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। जो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग होती है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड होती है, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है उसमें टेट्रासाइक्लिन आ जाती है। यानी जो टेट्रासाइक्लिन है ये वैसे तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है लेकिन 30s वाली कैटेगरी के अंदर आ जाती है, लेकिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड की बात करते हैं तो अमाइनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमिक एसिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, कानामाइसिन, सेसोमाइसिन है और नेटिलमाइसिन आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। बाकी मैंने अमाइनोग्लाइकोसाइड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है इसी तरह नोट्स बेस्ड, तो आप उसको ढूंढ लेना कीमोथेरापेटिक ड्रग वाली प्लेलिस्ट के अंदर, या फिर आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रेज इलस्ट्रेटिव, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको ये पता है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी के अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है। जो ऑटोटॉक्सिसिटी होती है इरिवर्सिबल होती है, न्यू बॉर्न बेबी में होती है। जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है वो रिवर्सिबल होती है। और ऑटोटॉक्सिसिटी को बढ़ाने वाला लूप डायूरेटिक, जबकि नेफ्रोटॉक्सिसिटी को बढ़ाने वाला एम्फोटेनिसिन बी और सेफलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन। ठीक हो गया। जबकि इनकी वजह से न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट भी हो सकता है, उसको ट्रीट करने के लिए कैल्शियम नियोस्टिकबिन और वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं। लास्ट स्किन रिएक्शन भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन जो न्यूमाइसिन की वजह से कॉमन होता है, इसका मिमोनिक होता है। पॉन्स, पी से पैरालिसिस, ओ से ऑटोटॉक्सिसिटी, एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एस से स्किन रिएक्शन। और आपको ये पता है कि जो ऑडिटरी डैमेज होता है वो अमिक और कानामाइसिन की वजह से, जबकि वेस्टिबुलर डैमेज जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन की वजह से, जबकि जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन की वजह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो जाती है। अलबत्ता अमाइनोग्लाइकोसाइड को मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है। तो ये तो पूरा फ्लो चार्ट है इस पूरे चैप्टर का, फिर हम वन बाय वन उसको लेकर चलेंगे। मैं आपको बता रहा था कि 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे बाइंड करके जो ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर मजीद बहुत सारी क्लास आ जाती है, यानी एक इंडिविजुअल ड्रग कौन कौन सी है। टेट्रासाइक्लिन खुद अलग से क्लास का नाम है और एक ड्रग का नाम भी है। डॉक्सीसाइक्लिन है, अमीनोसाइक्लिन है, टीगेसाइक्लिन है, डिमेक्लोसाइक्लिन है। ठीक हो गया। ओके, तो ये टेट्रासाइक्लिन्स के नाम होते हैं। फिर हम आ जाते हैं 50s राइबोसोमल सब यूनिट। तो 50s राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है, तो इसको हम तकरीबन कह सकते हैं कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन, कुछ ब्रॉड होती है, कुछ मॉडरेट होती है, कुछ नैरो स्पेक्ट्रम होती है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है वो क्लोराम्फेनिकोल है, जबकि मॉडरेट के अंदर कीटोलाइट, मैक्रोलाइट, केएम या केएलएम आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, नैरो स्पेक्ट्रम में इसको दो में डिवाइड कर देते हैं, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। और मैं आपको बताता जाऊँ कि जो 30s राइबोसोमल सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है और जो बैक्टीरियोसिडल होती है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड है, जबकि 50s के केस में स्ट्रेप्टोग्रामिन्स जिनमें क्यूनोप्लास्टिन, डेल्फोप्लास्टिन आ जाता है, और कुछ हद तक क्लोराम्फेनिकोल होती है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजेरिया मेनिंजाइटिस और इसके लिए बैक्टीरियोइड फ्रैजिलिस के लिए बैक्टीरियोसिडल का काम करती है। ओके, जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है इसमें लिनकोसामाइड है, क्लिंडामाइसिन है। ओके, यानी लिनकोसामाइड वाली कैटेगरी में क्लिंडामाइसिन है, और जबकि ऑक्ज़ैलिडाइनिडाइनोस वाली कैटेगरी में लिनाजोलाइड और टेडेजोलाइड आ जाता है। ओके, अब हम इंडिविजुअल ड्रग को स्टार्ट करते हैं, टेट्रासाइक्लिन से स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन्स जब भी टेट्रासाइक्लिन के लास्ट में एस लगा हुआ हो तो पूरी क्लास का नाम है, लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन लिखा हो तो वह इंडिविजुअल ड्रग का नाम है। इनके सेपरेट क्लिनिकल यूजेस को पढ़ लेते हैं। जो टेट्रासाइक्लिन होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, विब्रियो को इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्ने को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिमेक्लोसाइक्लिन सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ईडीएस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डॉक्सीसाइक्लिन माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोकीट्स, रिकेट्सिया, क्लाइमीडिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मीनोसाइक्लिन मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में यूज़ करते हैं। टीगेसाइक्लिन मर्सा, वीआरई वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाई है। फिर इसके बाद बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग ग्राम नेगेटिव, ओके, कम्युनिटी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, इनके अगेंस्ट काम करते हैं। ओके, कौन काम करते हैं? ये टेट्रासाइक्लिन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर ड्रग का इंडिविजुअल यूज़ लिखा हुआ है कि टेट्रासाइक्लिन का क्या होता है, मीनोसाइक्लिन का क्या होता है। तो एम से मीनोसाइक्लिन है और एम से मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट आ जाएगा। ओके, मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने CAM लिखा हुआ है, तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है, और C से बनेगा क्लैमिडिया, A से बनेगा एनारोब्स और M से बनेगा माइकोप्लाज्मा। इनके अगेंस्ट भी जाके काम करती है, और इस ड्रग को हम सिर्फ इंट्रावीनस यूज़ के लिए अप्लाई करते हैं।
ये जो टेगासाइक्लिन होती है, ये ग्लाइसिल साइक्लिन डेरिवेटिव होती है। ये उन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करती है जो टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि टेगासाइक्लिन किन के अगेंस्ट काम करती है। मर्सा वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट, एंटीरोकोकाइया, बीटा लैक्टेमस ग्राम नेगेटिव और CAM, जिसमें क्लैमिडिया, एनारोब्स और आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा। स्टार्ट करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी क्या होती है? GIT के ऊपर एंटीरोकोलाइटिस करवा सकता है, कैंडिडियासिस सुपर इन्फेक्शन करवा सकता है। ओके, इन कैंडिडियासिस तो फंगल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टाफिलोकोकस ऑरियस है और क्लोस्ट्रीडियम डायफिसिल आता है। बोन के ऊपर ये टूथ इनेमल डिस्प्लेजिया करवा देता है, क्राउन की डिफॉर्मेशन करवा देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी और यंग चिल्ड्रन वाले बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते। लिवर में हेपेटिक नेक्रोसिस करवा देता है, लिवर के अंदर किडनी के अंदर फैनकोनी सिंड्रोम करवा देता है, स्किन के ऊपर फोटोटॉक्सिसिटी करवा देता है और ये डिमेक्लोसाइक्लिन की वजह से ज़्यादा होती है, जबकि डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन की वजह से वेस्टिबुलर रिएक्शन ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी आ जाती है, जिसमें डिजीनेस है और वर्टिगो आ जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मैक्रोलाइट्स की तरफ। तो मैक्रोलाइट्स में एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और फिडॉक्सामाइसिन आ जाती है। इनके पास लार्ज साइक्लिक लैक्टोन रिंग होता है जो शुगर से अटैच होता है। ओके, इनकी गुड ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन एग्जाम में फ़र्क आता है कि एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन में क्या फ़र्क होता है। जो एरिथ्रोमाइसिन होती है उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन की बायो अवेलेबिलिटी ओरल फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एरिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन फूड से मिनिमाइज नहीं होती, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन फूड से मिनिमाइज हो जाती है। एरिथ्रोमाइसिन की कंसंट्रेशन टिश्यू और फेगोसाइट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम होती है, यानी इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। एजिथ्रोमाइसिन का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। हाफ लाइफ एरिथ्रोमाइसिन की कम होती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन की हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, 2 से लेकर 4 दिन है, जबकि उसकी 2 घंटे थी। जो एरिथ्रोमाइसिन है ये चेंज फॉर्म में एलिमिनेट होती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन अनचेंज फॉर्म में एलिमिनेट होती है, मेटाबॉलिज्म से इतना नहीं हो पाता। एरिथ्रोमाइसिन दूसरे ड्रग्स के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को P450 एंजाइम को इनहिबिट करना शुरू कर देती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन का कोई ड्रग इंटरैक्शन नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज हाफ लाइफ की वजह से सिंगल जो एजिथ्रोमाइसिन है इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी सिंगल डोज यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरोजेनिटल। ओके, यूरोजेनिटल इन्फेक्शन है और 4 दिन का कोर्स होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में टेलिथ्रोमाइसिन भी आप यूज़ कर सकते होते हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि एजिथ्रोमाइसिन का लैक्टोन लिंक थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एरिथ्रोमाइसिन। तो ये 6-7 डिफरेंस थे और ये बहुत अच्छे वाले डिफरेंस है, मैंने कंपाइल करके लिखे है, तो आप इनको नोट कर लेना। अब हम चलते हैं इनकी स्पेक्ट्रम की तरफ। जो एरिथ्रोमाइसिन होती है ये इस्तेमाल होती है, इसका मिमोनिक होता है, ड्रग चॉइस होती है ये लब C4, L से लीजियनेला निमोफिला, U से यूरिया प्लाज्मा यूरालिटिकम, ओके, D से बोट्रिटिल पर्ट्यूसिस, फिर C4 आ जाएगा कॉर्डिबैक्टीरियम, ओके, कंपाइलोबैक्टर जूजिनाई, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमिडिया निमोफिला और एक आ जाएगा माइकोप्लाज्मा निमोनिया, उनके अगेंस्ट आके काम करती है। इसके अलावा एक ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट भी काम करती है, लेकिन ये PRSP के अगेंस्ट काम नहीं करती। ओके, बीटा लैक्टेमेस प्रोड्यूसिंग स्टाफिलोकोकाई के अगेंस्ट भी काम करती है, लेकिन जो मर्सा के अगेंस्ट काम नहीं करती। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इनका स्पेक्ट्रम। जो एजिथ्रोमाइसिन है इसका स्पेक्ट्रम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एरिथ्रोमाइसिन का होता है, लेकिन जो एजिथ्रोमाइसिन होती है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं गोनोरिया के अंदर अल्टरनेटिव एजेंट के तौर पर टू सेफ्ट्रियाक्सोन, और साइफिलिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पेनिसिलिन जी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ गई है। ओके, ठीक हो गया। एजिथ्रोमाइसिन है यहाँ पे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा HMN आप याद रखना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सिला कैटेरालिस और निजेरिया के अगेंस्ट भी काफ़ी काम करती होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि सिंगल डोज देते होते हैं यूरोजेनिटल इन्फेक्शन के लिए और 4 दिन का कोर्स होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को ट्रीट करने के लिए टेलिथ्रोमाइसिन भी यूज़ करते हैं। जो क्लैरिथ्रोमाइसिन होती है ओके, जो ये इस्तेमाल होती है इसका स्पेक्ट्रम तो वैसे एरिथ्रोमाइसिन जैसा होता है, लेकिन ये इस्तेमाल हो सकती है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स के प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट में भी, और इसके अलावा हेलिकोबैक्टर पाइलिडी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिटॉक्सामाइसिन हमारी नैरो स्पेक्ट्रम होती है। ओके, तो ये ग्राम पॉजिटिव एरोब्स और एनारोब्स के अगेंस्ट काम करती है, स्पेसिफिक कोलेस्ट्रीडियम डायफिसिल को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, अगर किसी का कोलेस्ट्रीडियम डेफिसिट की वजह से सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया तो सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल दोगे, तब फिर वैनकोमाइसिन दोगे, फिर आप इसकी तरफ आ जाओगे, किसकी तरफ आ जाओगे, फिडॉक्सामाइसिन की तरफ आ जाओगे। अब चलते हैं एरिथ्रोमाइसिन की टॉक्सिसिटी की तरफ। तो इसकी टॉक्सिसिटी डिफरेंट ऑर्गन के ऊपर डिफरेंट होती है। GIT के ऊपर ये मोटिलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराता है एरिथ्रोमाइसिन, हम इसका मेजर देखते होते हैं। ठीक है, तो GIT इरिटेशन हो सकता है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, ब्लड के ऊपर इओसिनोफिलिया हो सकता है, लिवर के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी और बेस्ड कोलिस्टेसिस हो जाएगा, कोलिस्टेटिक हाइपेटाइटिस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं। जो एरिथ्रोमाइसिन एस्कोलेट ये हेपेटाइटिस करवाती है और ड्रग इंटरैक्शन भी हो सकती है। ये एंटीकोगुलेंट की कंसंट्रेशन को कार्बामेज़ेपिन, सिजापिराइड, डाइजॉक्सिन, थियोफैलिन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है। ओके, ठीक हो गया।
अब हम आ जाते हैं टेलिथ्रोमाइसिन की तरफ। तो टेलिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन का स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बिल्कुल सेम होता है, ओके। लेकिन यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि कुछ मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट स्ट्रेन होती है और टेलिथ्रोमाइसिन से ससेप्टेबल होती है, क्योंकि टेलिथ्रोमाइसिन राइबोसोम के साथ टाइटली बाउंड करती है और ये इफ्लक्स पंप से रिमूव नहीं होती। तो ये ड्रग कम्युनिटी एक्वायर्ड अमोनिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी वजह से क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो जाता है। और ये भी बताना भूल गया कि जो एरिथ्रोमाइसिन है इसकी वजह से भी क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ नहीं था, ओके। हेपाटिक डिस्फंक्शन है, क्यूटी इंटरवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन का क्लिनिकल यूज़ क्या होता है? तो ये इस्तेमाल होती है बीएमई एड्स के लिए, ठीक है। बीएमई एड्स, तो बी से बैक्टीरियोइड्स, एम से मर्सा, ई से एंडोकार्डाइटिस होता है, ओके। और एड्स में जो न्यूमोसिस्टस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस के प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है और इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है। तो बीएमई या बी, या इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो, बीम, बीईएम, बीम, क्लिंडामाइसिन के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोग्रामिन। स्ट्रेप्टोग्रामिन क्विनोप्रोस्टिन और डेल्फोप्रोस्टिन दोनों को मिलाने से बनती है। इसके क्लिनिकल यूज़ की बात करते हैं। अच्छा, ये बता दो कि बैक्टीरियासिडल ड्रग होती है इस पूरे चैप्टर के अंदर, और कुछ हद तक क्लोराम्फेनिकोल भी बैक्टीरियासिडल होती है। उसका क्लिनिकल यूज़ है कि ये पीआरपी के अगेंस्ट काम करती है, पेनिसिलिन रेजिस्टेंट निमोकोकाई के अगेंस्ट काम करती है। इसके अलावा मर्सा वर्सा के अगेंस्ट भी काम करती है, ओके। जो एंटीरोकोकस फेसालिस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है, सॉरी एंटीरोकोकस फेसालिस के अगेंस्ट किसी काम की नहीं होती, इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंट होती है बिकॉज ऑफ इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट पंप। इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी क्लिंडामाइसिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्लिंडामाइसिन उनकी आउटर मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं कर सकती। तो ग्राम नेगेटिव एरोब्स का आपने याद रखना है, ओके। टॉक्सिसिटी के अंदर आर्थराल्जिया माल्जिया सिंड्रोम हो सकता है और CYP3 या 4 को इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट है क्लोराम्फेनिकोल। तो क्लोराम्फेनिकोल का जो ये क्लोराम्फेनिकोल का वाइड स्पेक्ट्रम होता है, लेकिन ये वैसे ही बैकअप ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होती है और कुछ के लिए ये इस्तेमाल होती है बैक्टीरियासिडल, और कुछ कुछ के लिए बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला है, निमोकोकल और मेनिंजोकोकल जो बीटा लैक्टिन में सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए क्या होती है, उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। और साल्मोनेला के लिए बैकअप ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये रिकेट्सिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैक्टीरियाइड को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये टॉपिकली एंटी माइक्रोबियल ड्रग होती है। टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो जीआईटी में सुपर इन्फेक्शन हो जाएगा, कैंडिडियासिस हो जाएगा, ओके। बोन मैरो में प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम में जो हेपेटिक ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम नहीं होता तो आरबीसी कम हो जाएगी, साइनोसिस हो जाएगा, सीवीएस कोलैप्स हो जाएगा। और लास्ट है कि पीटीडब्ल्यू, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पी से फेनिटोइड, टी से टोल्बिटामाइड और डब्ल्यू से वारफेरिन, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। बस लास्ट चीज़ है वो है ऑक्सैलिडाइनिडायोन्स। तो ऑक्सैलिडाइनिडायोन्स है वो भी इस्तेमाल होती है जिस तरह स्ट्रेप्टोग्रामिन यूज़ होती थी। स्ट्रेप्टोग्रामिन किन के लिए यूज़ होती थी? ये मर्सा वर्सा के लिए, तो ये भी मर्सा के लिए इस्तेमाल होती है, पीआरपी के लिए इस्तेमाल होती है, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरोकोकाइन के अगेंस्ट यूज़ करते हैं अलिनाजोलाइड को। इसके साइड इफेक्ट में निमोनिक होता है, स्टेंट, एस टी से सेरोटोनिन सिंड्रोम, टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एन से न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, ओके। और जो टेडिजोलाइड है वो भी मर्सा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैप्टर में कौन कौन सी ड्रग है जो मर्सा के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है? तो ऑक्सैलिडाइनिडायोन्स है, क्लोराम्फेनिकोल यूज़ नहीं करते, स्ट्रेप्टोग्रामिन यूज़ करते हैं, क्लिंडामाइसिन यूज़ नहीं कर सकते, टेलिथ्रोमाइसिन भी यूज़ नहीं कर सकते, एरिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड भी यूज़ नहीं कर सकते, टेगासाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मर्सा के अगेंस्ट कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये वाले नोट्स में डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, तो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कर लेना और थोड़ी सी हमें भी दुआएँ दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।